अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। तो चलिए स्लाइड्स के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। अगर हम MCQ फॉर्मेट में देखें तो एक सवाल है कि सरदार सरोवर बांध के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था। इसका सीधा जवाब है नर्मदा बचाओ आंदोलन। इस MCQ से हमें उस टाइम के बड़े डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट वाले मुद्दे समझ आते हैं। सही बात है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखें तो एक और बड़ा डायरेक्ट MCQ है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है। जवाब है जिनेवा। बिल्कुल। और देखो, यहाँ इकोनॉमी का एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट पूछा गया है। सवाल है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर तीसरी पंचवर्षीय योजना है। तीसरी योजना, राइट। वो वक्त काफी मुश्किल था भारत के लिए जब अनाज की कमी थी। वही तो। खैर, अगला MCQ भी इकोनॉमी से ही जुड़ा है पर थोड़ा मॉडर्न। मोहम्मद यूनुस द्वारा ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई। जवाब है 1983 यानी 1983 में, गांधी जयंती के दिन। एक सेकंड, यहाँ एक छोटी सी डिटेल है ना, मतलब माइक्रो फाइनेंस का आइडिया तो थोड़ा पहले ही शुरू हो गया था। हाँ, आपने सही पॉइंट पकड़ा। देखो, 1973 या 76 के आसपास माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट एक प्रोजेक्ट की तरह चल रहा था, पर एक प्रॉपर लीगल बैंक के रूप में स्थापना 1983 में ही हुई थी। MCQ में यही प्रिसिशन चाहिए होती है। अच्छा, अब अगर कानून और संविधान की बात करें तो एक MCQ बहुत ही डीप है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? और आंसर है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एग्जैक्टली। और देखो, इसको थोड़ा अनपैक करते हैं। सिर्फ अधिकार होना काफी नहीं है, अगर उनका हनन हो तो कोर्ट जाने का रास्ता भी होना चाहिए, और वो रास्ता यही आर्टिकल देता है। बिल्कुल। और स्लाइड नंबर 2 में ऐसे ही कुछ और ग्राउंड ब्रेकिंग आर्टिकल्स हैं। जैसे एक MCQ है कि अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का अंत किस अनुच्छेद में है। जवाब है अनुच्छेद 17। अगर हम बाकी सीक्वेंशियल आर्टिकल्स देखें तो काफी क्लियर फ्लो दिखता है। जैसे आर्टिकल 13 कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को तोड़े। आर्टिकल 15 भेदभाव रोकता है 5 आधारों पर: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। और आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको बराबरी देता है। सही कहा। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 19। इसे आप एक तरह से एक नागरिक का ऑल एक्सेस VIP पास कह सकते हैं। इसमें 6 अलग अलग आजादियां हैं। हाँ, वो VIP पास वाली एनालॉजी बहुत बढ़िया है। जैसे 19(1) में बोलने और विचार रखने की आज़ादी है। 19(1) बिना हथियारों के शांति से असेंबली करने की आज़ादी देता है। 19(1) से हम यूनियन बना सकते हैं। और 19(1) में पूरे भारत में फ्रीली घूमने का अधिकार है। फिर 19(1) आता है जिसमें कहीं भी सेटल होने की आज़ादी है। पर वेट, लिस्ट में F कहाँ गया? A, B, C, D, E के बाद सीधा G आता है। बहुत ध्यान से देखा आपने। 19(1) में प्रॉपर्टी का अधिकार था, जिसे बाद में हटा दिया गया था ताकि लैंड रिफॉर्म्स और समानता लाई जा सके, इसलिए लिस्ट में F नहीं है। और आखिरी 19(1) है जो किसी भी लीगल ट्रेड या प्रोफेशन की आज़ादी देता है। अच्छा, लेकिन क्या ये VIP पास हमेशा काम करता है? मेरा मतलब है इमरजेंसी के टाइम पर क्या होता है? यहाँ एक MCQ भी है स्लाइड 3 में कि आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 20 और 21। ये कभी सस्पेंड नहीं होते, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों ही बहुत क्रूशियल है। एकदम। देखो, अनुच्छेद 20 सजा के खिलाफ 3 बड़ी प्रोटेक्शंस देता है। पहला कि रेट्रोएक्टिव पनिशमेंट नहीं होगी। दूसरा, डबल जेपर्डी नहीं होगी, यानी एक जुर्म की 2 सजा नहीं। और तीसरा, खुद के खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 21 तो बेसिकली राइट टू लाइफ है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, राइट। और बाद में इसी में आर्टिकल 21A जोड़ा गया था जो शिक्षा का अधिकार है। ये 86वें संशोधन 2002 के जरिए आया था, पर लागू होते होते 2010 आ गया। हाँ, इसके आगे के आर्टिकल्स भी बहुत प्रोटेक्टिव हैं। आर्टिकल 22 अरेस्ट से बचाता है, जिसमें 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास पेशी जरूरी है। आर्टिकल 23 मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी रोकता है। और आर्टिकल 24 बाल श्रम बैन करता है, स्पेसिफिकली 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। उसके बाद आर्टिकल 25 धर्म की आज़ादी देता है। सही है। अब अगर हम स्लाइड 4 पर चलें
तो हम देखेंगे कि कानून बनाकर नागरिकों को प्रोटेक्ट करने की ये जो प्रथा है ना, ये मॉडर्न नहीं है, ये बहुत पुरानी है। यहाँ प्राचीन इतिहास पर एक सीधा एमसीक्यू पूछा गया है। उत्सवों में जानवरों की बलि पर प्रतिबंध किस शिलालेख में है? जवाब है अशोक का पहला शिलालेख यानी एडिक्ट 1। मतलब आप सोचिए, 2000 साल पहले एक राजा पत्थरों पर पब्लिक नोटिस निकलवा रहा है जानवरों को बचाने के लिए। है ना हैरानी की बात। उनके 14 रॉक एडिक्ट्स, 7 पिलर और 3 केव एडिक्ट्स थे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेशल फैक्ट इस पीडीएफ में ये है कि फिरोज शाह तुगलक इनमें से मीरठ और टोपरा वाले स्तंभों को उखाड़कर दिल्ली ले आया था। अरे वाह, उस दौर में इतने भारी पिलर्स मूव करना सच में एक कमाल की बात रही होगी। खैर, एंशिएंट हिस्ट्री में एक और बड़ा एमसीक्यू सतवाहना राजवंश पर है। गौतमी पुत्र सतकर्णी किस राजवंश से थे? जवाब तो सतवाहना है, पर मुझे उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानना है। देखो, इनके संस्थापक थे शिमुका और राजधानी प्रतिष्ठान थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात इनके इकोनॉमी और कल्चर में है। सतकर्णी प्रथम ने सबसे पहले लैंड ग्रांट्स देने की शुरुआत की थी। उन्होंने शीशे के सिक्के भी जारी किए, जो काफी रेयर हैं। शीशे के सिक्के? ये तो वाकई नया फैक्ट है। और मुझे एक चीज इसमें और फैसिनेट करती है, वो इनका नाम है गौतमी पुत्र। इनका मैट्रोमेनिक सिस्टम, जहां ये अपनी माँ का नाम अपने नाम के आगे लगाते थे, हजारों साल पहले कितना प्रोग्रेसिव अप्रोच लगता है। बिल्कुल। भले ही वहां राजाओं का राज था, पर माँ का नाम आगे रखना सोसाइटी की एक अलग ही सोच को दिखाता है। अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें और स्लाइड 5 पर भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग यानी गुप्ता साम्राज्य को देखें, तो वहां से भी डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है। हाँ, सवाल है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त सम्राट कौन थे? जवाब चंद्रगुप्त प्रथम है। सही कहा। वैसे संस्थापक तो श्रीगुप्ता थे, पर वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जिन्होंने 319 एडी में गुप्त संवत शुरू किया। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से शादी की और राजा रानी टाइप के सिक्के भी निकलवाए। फिर उनके बेटे समुद्रगुप्त ने पूरा मैप ही बदल दिया। उन पर एमसीक्यू है कि उन्होंने दक्षिणा पथा के कितने शासकों को हराया? जवाब है 12। नॉर्थ के 9 और साउथ के 12 शासकों को। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया, पर इनके सिक्कों पर इन्हें वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ये। एकदम। उनके दरबारी कवि हरिसेना की प्रयाग प्रशस्ति में इसकी डिटेल मिलती है। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने वाकाटा वंश के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस किया, और यही वो वंश है जिसने अजंता की गुफाएं बनवाई थी। अच्छा। हाँ, और ये सारी जानकारी हमें विशाखा दत्ता की किताबों से मिलती हैं, खासकर देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार उनके नवरत्नों के लिए फेमस था, जिसमें कालिदासा, वराह मिहिरा, धन्वंतरी जैसे महान लोग शामिल थे। मतलब एंशिएंट भारत ज्ञान का सेंटर था। चलिए अब हिस्ट्री से सीधा ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की तरफ चलते हैं। स्लाइड 6 पर एक एमसीक्यू है कि रिंग ऑफ फायर किस क्षेत्र को कहा जाता है? आंसर बहुत डायरेक्ट है, प्रशांत महासागर। हाँ, पैसिफिक ओशन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और ट्रायंगुलर शेप का महासागर है। यहाँ सबसे डीप पॉइंट मारियाना ट्रेंच है, और ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ भी यहीं है। भारत के कुछ स्पेसिफिक साइट्स का भी जिक्र है स्लाइड में, जैसे कर्नाटका के श्रावणबेलागोला में गोमतेश्वरा की स्टैचू। ये 57 फीट की मोनोलिथिक मूर्ति है जो भगवान बाहुबली की है। और राजस्थान में माउंट आबू का दिलवारा जैन टेम्पल। उसके अलावा तमिलनाडु की शिवरॉय हिल्स जो ईस्टर्न घाट्स में है और कॉफी के लिए जानी जाती हैं। ज्योग्राफी में नदियां भी इंपॉर्टेंट है। एक एमसीक्यू है कि कावेरी नदी जल विवाद किनके बीच है? जवाब में केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी है। ये विवाद तो बहुत लंबा चला है। क्योंकि इसका पानी सबकी इकोनॉमी के लिए जरूरी है। नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, 800 किलोमीटर बहती है, और इस पर मेट्टूर डैम और शिवना समुद्र फॉल्स जैसे बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। इकोनॉमी को समझने के लिए हमें स्लाइड 7 देखनी होगी। यहाँ एक एमसीक्यू बड़ा ट्रिकी है। सवाल है कि कौन सा युग्म गलत है, और ऑप्शन दिया है कि चौथी योजना का नारा गरीबी हटाओ था। और यही ऑप्शन गलत है, क्योंकि गरीबी हटाओ का नारा 5वीं योजना में आया था, चौथी में नहीं। राइट। अगर हम प्लान्स को थोड़ा सीक्वेंस में रखें तो पहला एग्रीकल्चर पर था, दूसरा पीसी महालनोबिस मॉडल पर था हेवी इंडस्ट्रीज के लिए, और तीसरा गाडगिल योजना थी। हाँ, और चौथी योजना का फोकस था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस। ये दौर बड़ा एक्शन पैक था। 1969 में इसरो की स्थापना हुई और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ।
फिर 1970 में व्हाइट रेवोल्यूशन आई। बैंकों से जुड़ी एक और इंसिडेंट इस पीडीएफ में है, 2010 का आंध्र प्रदेश माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस, जिसने दिखाया कि हाई इंटरेस्ट रेट्स कैसे लोगों को डेट ट्रैप में फंसा देते हैं। बैंकों का सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करता है, इस पर एमसीक्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है। यदि CRR 40% है तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा? आंसर है 2.5 टाइम्स। देखो, ये एक सिंपल मैथ्स प्रॉब्लम लगती है, 1 डिवाइडेड बाय CRR इंटू 100। पर प्रैक्टिकली सोचो, अगर रिजर्व 40% है तो बैंक बचा हुआ पैसा लोन देगा, वो घूम के वापस बैंक आएगा, फिर वो लोन देगा। इस प्रोसेस से पैसा एक्चुअली मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है मार्केट में। असल में बैंक पैसे से पैसा बनाते हैं। अब स्लाइड 8 पर चलते हैं, जो साइंस और यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज पर है। यहाँ फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला पर MCQ है कि इसका सही क्रम क्या है। एकदम बेस पर होते हैं उत्पादक यानी हरे पौधे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। उनके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं जैसे खरगोश जो पौधे खाते हैं, फिर द्वितीयक उपभोक्ता जैसे लोमड़ी, और एंड में अब घटक यानी डिकम्पोजर्स जैसे बैक्टीरिया और फंजाई जो सबको वापस मिट्टी में मिला देते हैं। वहीं इस स्लाइड में कुछ केमिकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स भी दिए हैं, जैसे बेकिंग सोडा जिसका केमिकल नाम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 है, और कॉस्टिक सोडा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है। इंस्ट्रूमेंट्स का सेक्शन भी काफी अच्छा है। हीट मापने के लिए कैलोरीमीटर, बादलों की हाइट के लिए सीलोमीटर, किसी रंगीन घोल का कॉन्सेंट्रेशन मापने के लिए कलरीमीटर और ह्यूमिडिटी मापने के लिए हाइग्रोमीटर। साइंस के लॉज से निकलकर अब हम डायरेक्टली आते हैं स्लाइड 9 पर, जो यूपी स्पेशल है। पहला MCQ, काशी विश्वनाथ मंदिर किस जिले में है? जवाब ऑब्वियसली वाराणसी है। इसके साथ ही पूरे यूपी के इंपॉर्टेंट मंदिरों की एक लिस्ट है। अयोध्या में राम जन्मभूमि, मथुरा वृंदावन में द्वारकाधीश और प्रेम मंदिर, प्रयागराज में नाग वासुकी, सहारनपुर में शाकंभरी देवी और मिर्जापुर में विंध्यावासिनी। मंदिरों के अलावा एक और जिला हाईलाइट किया गया है यहाँ, फर्रुखाबाद। इसे 1714 में फर्रुखसियार के नाम पर बसाया गया था। यहाँ का भेद कुंड वही जगह मानी जाती है जहाँ अर्जुन ने मछली की आंख भेदी थी। अच्छा, ये तो इतिहास और मिथ दोनों से जुड़ा है। और आज की इकोनॉमी में फर्रुखाबाद वुडक्राफ्ट और पोटैटो बोल के नाम से जाना जाता है। सबसे खास बात ये महादेवी वर्मा की जन्मभूमि है, जिन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता था, और उनकी किताब यामा के लिए उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बिल्कुल। अब यूपी के आलू और खेती से हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पर आते हैं, स्लाइड 10 में। यहाँ CACP का बड़ा डिटेल जिक्र है। ये 1965 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसका मेन काम देश भर की 22 फसलों के लिए MSP रेकमेंड करना और गन्ने के लिए FRP तय करना है। हाँ, और एक फैक्ट इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है कि सबसे पहला MSP गेहूं के लिए दिया गया था। पर CACP सिर्फ सिफारिश करता है ना? हाँ, फाइनल डिसीजन CCEA यानी कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का होता है। इसके अलावा ग्लोबल स्केल पर UNCTAD है, जो 1964 में बना और इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है। ये लोग वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निकालते हैं। और एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए हमारे पास NGT है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो 2010 में बना। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। मुझे इसकी सबसे स्ट्रॉन्ग बात ये लगती है कि इसके पास एनवायरनमेंट के मामलों में सिविल कोर्ट जितनी पावर्स हैं। इसके करंट चेयरमैन प्रकाश श्रीवास्तवा हैं और इसमें एज लिमिट 70 या 5 साल का टर्म है। NGT जैसे इंस्टीट्यूशंस कानूनी राइट्स को इन्फोर्स करने में बहुत मदद करते हैं। और कानून से जुड़ी एक और बड़ी चीज स्लाइड 11 में है, MCQ है। भारत में जनहित याचिका यानी PIL की शुरुआत किसने की? जवाब है सर्वोच्च न्यायालय ने। PIL, इसकी हिस्ट्री तो बहुत पावरफुल है। 1979 का हुसैनारा खातून केस, जो बिहार की जेलों में बंद कैदियों के लिए था, वहां से ये शुरू हुआ। जस्टिस PN भगवती को इसका फादर और कपिला हिंगुरानी को मदर ऑफ PIL कहा जाता है। ये पावर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत आती है। बिल्कुल। और देखिए, इस कानून और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक अच्छा पुलिस स्ट्रक्चर कितना जरूरी है। इस डॉक्यूमेंट में यूपी पुलिस की हायरार्की काफी अच्छे से समझाई गई है। सबसे ऊपर स्टेट, जिसे 8 जोन्स में बांटा गया है। हर जोन का हेड ADG रैंक का ऑफिसर होता है। 8 जोन्स के अंदर 18 रेंजर्स आते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, फिर सर्कल्स और सबसे एंड में पुलिस स्टेशन आता है।
ये हायरार्की अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। एकदम सही। और आखिरी स्लाइड्स 12 से 15 तक इंटरनेशनल सिक्योरिटी और देश के सम्मान की बात करती हैं। जैसे ह्यूमन राइट्स का एंशिएंट कनेक्शन साइरस सिलेंडर से है, और मॉडर्न टाइम्स में कारल वसाक ने 3 जनरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स का थियरी दिया था। पर सबसे बड़ा खतरा तो आतंकवाद है ना। स्लाइड में एमसीक्यू या डायरेक्ट फैक्ट है कि आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या है। वो है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में जो आईईपी निकालता है, भारत का रैंक 13th है, जबकि पाकिस्तान पहले नंबर पर है। इसीलिए हमारी मिलिट्री और मिसाइल के डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है। हमारे पास अग्नि 5 और पृथ्वी जैसी सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, और हवा में मार करने के लिए आकाश और त्रिशूल हैं। और इन हथियारों से ज्यादा हमारी असल ताकत हमारे सैनिक हैं। स्लाइड 13 पर एमसीक्यू पूछा गया है कि भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है। इसका जवाब परमवीर चक्र है। यह अवार्ड 26 जनवरी 1950 को एस्टैब्लिश हुआ था, पर इफेक्ट इसका 15 अगस्त 1947 से ही माना जाता है। पूरे देश के इतिहास में सिर्फ 21 बहादुरों को यह मिला है, 20 आर्मी से और एक एयरफोर्स से, निर्मलजीत सिंह सेखोन। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 21 में से 14 लोगों को ये मरणोपरांत मिला है। सबसे पहले विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे और पहले जीवित विजेता करम सिंह थे। शांति के टाइम का सबसे बड़ा सम्मान अशोक चक्र है, पर युद्ध के टाइम का क्रम है पीवीसी, महावीर चक्र और फिर वीर चक्र। बिल्कुल। अब थोड़ा ग्लोबल अवेयरनेस चेक करें तो स्लाइड 14 में कैपिटल्स हैं। फिलीपींस की मनीला, इंडोनेशिया की पहले जकार्ता थी, पर अब नुसांतरा शिफ्ट हो रही है क्योंकि जकार्ता डूब रहा है। हाँ, थाईलैंड की बैंकॉक, मलेशिया की कुआलालंपुर, वियतनाम की हैनोई और ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। उसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट डेज है। 1 मई को लेबर डे, 1 जून को मिल्क डे, 5 जून को एनवायरनमेंट डे, एक बहुत खास दिन 12 जून का है, एंटी चाइल्ड लेबर डे, जिसे आईएलओ ने 2002 में शुरू किया था। हाँ, और 14 जून को ब्लड डोनर डे, 7 अगस्त को हैंडलूम और जैवलिन थ्रो डे मनाया जाता है। अब स्लाइड 15 यानी आखिरी हिस्से में कुछ मिक्स फैक्ट्स हैं। कालिदासा की किताबें कुमारसंभवम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कल्हना की राजा तरंगिणी, भारावी की किरातार्जुनिया, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो और महादेवी वर्मा की यामा। इकोनॉमी स्कीम्स में MGNRAGA पर फैक्ट है कि इसका एक्ट 2005 में आया और 2006 में इम्प्लीमेंट हुआ। 2009 में इसे रीनेम किया गया, जिसमें 100 दिन की गारंटी थी, पर नए VGMR मॉडल यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार में इसे 125 दिन कर दिया गया है। यह अच्छा अपडेट है। इसके अलावा अर्जुना अवार्ड 1961 में शुरू हुआ था, जिसमें 15 लाख और एक स्टैचू दी जाती है। कर्नाटका का डांस यक्षगाना भी न्यूज में था, क्योंकि गोविंद भट्ट जी का निधन हुआ है। और IT सेक्टर को हम कैसे भूल सकते हैं। भारत की पहली कंप्यूटर पॉलिसी 1984 में आई और सॉफ्टवेयर पॉलिसी 1986 में। नारायण मूर्ति और राजीव गांधी को इंडियन IT का जनक माना जाता है। तो इस पूरे डॉक्यूमेंट को लाइन बाय लाइन MCQ पैटर्न में एनालाइज करने के बाद मुझे लगता है हमने सब कुछ थरली कवर कर लिया है। बहुत गहरा। और दोस्तों, इन सब चीजों को पढ़कर मैं सोच रही थी कि इतिहास कैसे खुद को दोहराता है। ध्यान दीजिए, स्लाइड 4 में हमने अशोका के शिलालेख की बात की, जहां वो जानवरों को प्रोटेक्ट कर रहा है। और फिर स्लाइड 10 में हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात कर रहे थे, जो आज के टाइम में नेचर को बचा रहा है। तरीके बदल गए हैं, नए रूल्स आ गए हैं, पर मानव सभ्यता हमेशा से ही नेचर और ग्रोथ के बीच एक बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रही है। डाइव के साथ जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।